सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AF4, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, UP कैटेट, BHU, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो हमारा जैसे ही नया नया वीडियो अपलोड होता रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है तिलहनी फसलों की रानी। ठीक है, तिलहनी फसलों की रानी कौन होती है? तिल होती है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है तेल की मात्रा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 45 से 50%, दूसरा ऑप्शन है 50 से 55%, तीसरा है 30 से 35%, चौथा है 20%। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कितना प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है तिलहनी फसलों की रानी तिल के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड नंबर 50 से 55%। तिल के अंदर कितनी तेल की मात्रा होती है? 50 से 55% तक मात्रा होती है। बात कर लेते हैं 45 से 50%। ठीक है, सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी के अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? 45 से लेके 50% तक। अब बात कर लेते हैं 30 से 35%। 30 से 35% जो होता है तेल की मात्रा सरसों के अंदर होता है। ठीक है, और 20% किस में होता है तेल की मात्रा? सोयाबीन के अंदर। ठीक है, सोयाबीन के अंदर 20% तक तेल पाया जाता है और 45% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सोयाबीन में क्रमशः तेल और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना सोयाबीन के अंदर तेल और प्रोटीन की मात्रा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। पहला ऑप्शन है 42 से 20, 42 व 20, और 20 से 42, और 26 या 40। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तेल की मात्रा आप लोग जानते हैं कितना परसेंट पाया जाता है, यानी कि 20% आपका तेल हो जाएगा और 42% इसमें प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सेकंड वाला। ठीक है, आप याद रखेंगे सोयाबीन के अंदर तेल की मात्रा 20% और प्रोटीन की मात्रा 42 से लेकर 45% तक होती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है किसान दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर को, दूसरा है 5 दिसंबर को, तीसरा है 23 दिसंबर को, या 5 जून को। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है यानी किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी तीसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। उसके बाद बात कर लेते हैं 5 जून को क्या मनाते हैं। 5 जून को आप लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो हमारा किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को, या 30 मार्च को। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है यानी कि 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, दिवस। उसके बाद बात कर लेते हैं 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ
चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको बता दिए हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि मछली पालन का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आपको बताना मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। फिश फार्मिंग क्या कहलाती है, सिल्वी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर या वर्मी कल्चर। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका पीसी कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर को क्या कहते हैं, मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर कहा जाता है। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं, वनों की खेती, ठीक है। वनों की खेती को क्या कहते हैं, वनों की खेती को कहते हैं सिल्वी कल्चर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वीटी कल्चर। वीटी कल्चर मतलब होता है अंगूर की खेती करना, ठीक है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, वीटी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर मतलब केचुए की खेती, ठीक है। केचुए की खेती या केचुए पालन करने को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर मछली पालन का अध्ययन किस में करते हैं, पीसी कल्चर में करते हैं, यानी कि सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है चाय का अध्ययन, दूसरा है घासों की खेती का अध्ययन, तीसरा है लाख के कीड़े का पालन का अध्ययन, चौथा है बादलों का अध्ययन, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं चाय की खेती को क्या कहते हैं। चाय की खेती को सियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सियोलॉजी कहते हैं। चाय की खेती को क्या कहते हैं, सियोलॉजी कहा जाता है। बात कर लेते हैं घासों की खेती को क्या कहते हैं, तो इसको एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है घास की खेती के अध्ययन को। अब बात करते हैं लाख के कीड़े को पालन को क्या कहते हैं, तो इसको लेक कल्चर बोला जाता है, ठीक है। लेक कल्चर बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे नहीं आ रहे हैं, यानी कि नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बादलों का अध्ययन किया जाता है। 4 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेफ्रोलॉजी में बादलों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में इसबगोल की मंडी कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको बताना है राजस्थान के अंदर इसबगोल की मंडी कहाँ पर स्थित है। भीनमार जारोल के अंदर, चोमू जयपुर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर, बस्ती जयपुर के अंदर, ठीक है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्लांटेगो ओवेटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका चोमू के अंदर होती है बैर की और आंवले की, ठीक है। बैर प्लस आंवले की मंडी कहाँ लगती है, ये लगती है चोमू जयपुर के अंदर। पुष्कर में किसकी मंडी लगती है, पुष्कर के अंदर फूलों की मंडी लगती है, ठीक है। पुष्कर अजमेर के अंदर फूल की मंडी लगती है। और बस्ती जयपुर में टमाटर की मंडी लगती है, ठीक है। टमाटर की मंडी लगती है। और हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भीनमाल जालोर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसबगोल की मंडी स्थित है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। आपको बताना है किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, या सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, या टोंक डिस्ट्रिक्ट में। ये चारों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। आपको बताना है इसमें से सर्वाधिक किन्नों का उत्पादन कौन से जिले में होता है या कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और बात करें संतरा की, संतरा जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के अंदर है, वहाँ पर संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि अर्थिंग अप, ठीक है। अर्थिंग अप की क्रिया किस फसल से संबंधित है। आपको बताना है अर्थिंग अप की क्रिया किस फसल से संबंधित है। आलू है, मूंगफली है, या गन्ना, या सभी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर, यानी कि सभी में। अर्थिंग अप जो क्रिया होती है ये सभी के अंदर की जाती है। आलू के अंदर भी करते हैं, मूंगफली के अंदर भी करते हैं, गन्ना के अंदर भी करते हैं, यानी कि इसको कहते हैं मिट्टी को चढ़ाना, ठीक है। इसको अर्थिंग अप कहा जाता है। चलिए इमेज के माध्यम से आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से अर्थिंग अप किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं अर्थिंग अप की क्रिया की गई है, यानी कि ये जो है यहाँ पे मूंगफली में इस प्रकार की अर्थिंग अप होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं
एक मिनट दोस्तों, बात कर लेते हैं मूंगफली। मूंगफली के गन्ना के अंदर इस प्रकार से अर्थिंग अप किया जाता है। उसके बाद आलू, आलू के अंदर इस प्रकार से अर्थिंग अप किया जाता है। ठीक है, मूंगफली के अंदर इस प्रकार से अर्थिंग अप की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, ये आलू हो गया, इस प्रकार से अर्थिंग अप की क्रिया करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है रेटोनिंग क्रिया। ठीक है, रेटोनिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है रेटोनिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है। गन्ना हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, चना, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं रैपनिंग यानी कि रेटोनिंग क्रिया किस में होता है, गन्ने में होता है। इसके साथ एक और क्रिया होती है जिसको रैपिंग कहते हैं। ठीक है, रैपिंग क्रिया किस में होती है, गन्ने में, प्लस एरोइंग। ठीक है, एरोइंग भी किस में होती है, गन्ने के अंदर होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं जूट के अंदर। जूट के अंदर रेटिंग क्रिया होती है। ठीक है, जूट के अंदर कौन सी क्रिया होती है, रेटिंग होती है। और कपास के अंदर जीनिंग होती है। ठीक है, जीनिंग किस में होती है, ये होती है कपास के अंदर। और चने में क्या होता है, नीपिंग होता है। ठीक है, नीपिंग क्रिया किस में होती है, चने के अंदर होती है। तो हमारा रेटोनिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है, तो हो जाएगा गन्ने से, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है एक व्यक्ति को अपने संतुलित आहार में कितने ग्राम फल की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर डे मतलब एक दिन में पूछ रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति को संतुलित आहार के लिए कितने ग्राम फल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये निर्धारित करता है ICMR। ठीक है, ICMR निर्धारित करता है, मतलब इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसकी बात कर लेते हैं 300 ग्राम पर डे यानी कि सब्जी की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को पर डे 300 ग्राम सब्जी की। 120 ग्राम यानी कि फल, और हमें यही पूछ रहा है कि मतलब एक व्यक्ति को अपने संतुलित आहार में कितने ग्राम फल की आवश्यकता होती है पर डे, तो 120 ग्राम पर डे फल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। 80 ग्राम की बात कर लेते हैं तो दाल, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 80 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 12 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पडलिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है पडलिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित है। गेहूं है, धान है, जौ है और बाजरा है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप जुताई हो जा रही है धान में खड़ी फसल में जो जुताई करते हैं यानी कि लेवा लगाना, उसको क्या कहते हैं, पडलिंग क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर करते हैं, धान के अंदर करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान के अंदर पडलिंग की क्रिया की जाती है। यहाँ देख सकते हैं खेत के अंदर पानी भरकर ट्रैक्टर चलाया जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पडलिंग करते हैं। पडलिंग करने के बाद हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं इसको, धान के प्लांट को। ठीक है, तो ये क्रिया किससे संबंधित हुई, धान से। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं ये लोहागढ़ का किला है। ठीक है, लोहागढ़ का किला है, तो ये हम जगह का नाम बता रहे हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो उसी को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, बताना है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। जैसलमेर हो गया, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, भरतपुर है, चारों डिस्ट्रिक्ट में से बताइए किस राज्य को, किस जिले को क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भरतपुर। भरतपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये जो किला देख रहे हैं भरतपुर में लोहागढ़ में ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर को क्या कहा जाता है। जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहते हैं, ये कहा जाता है जैसलमेर को। ठीक है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। कानपुर को कोटा को क्या कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। ठीक है, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, कोटा को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। झालावाड़ को क्या कहते हैं, ये राजस्थान का नागपुर। ठीक है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है किसको, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर।
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का पेरिस कौन से जिले को कहा जाता है या कौन से जिले का उपनाम है। ठीक है, बताना है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर या अजमेर को। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो होगा यानी कि जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का पेरिस डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। और ये देख सकते हैं जयपुर का हवा महल है, इस प्रकार का होता है ये। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर की बात करें तो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है किसको, उदयपुर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा झीलें भी उदयपुर ही डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं और पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर ठंड भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का स्वर्ग नगरी कहते हैं। ठीक है, स्वर्ग नगरी किसको कहते हैं, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अधिक से अधिक करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहा जाता है। तो जयपुर, बीकानेर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है या जोधपुर को कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बीकानेर को क्या कहते हैं, डेनमार्क। राजस्थान का डेनमार्क किसको कहते हैं, ये कहा जाता है बीकानेर को। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं जयपुर को, राजस्थान की गुलाबी नगरी। ठीक है, राजस्थान की गुलाबी नगरी किसको कहते हैं, ये कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर को कहते हैं पूर्व का वेनिस। ठीक है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है इसको, ये याद रखेंगे। पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। और हमारा जो 4 नंबर पर है जोधपुर। जोधपुर को क्या कहते हैं, राजस्थान का सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर जोधपुर, राजस्थान का सूर्य नगरी इसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की झील है। ठीक है, आपको बताना है पिछोला झील, कोलायत झील, आना सागर झील या उपरोक्त सभी। चारों में से बताइए कौन सी मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो इसका आंसर है यानी कि पिछोले झील भी या आपकी मीठे पानी की झील है, कोलायत झील भी, ये भी मीठे पानी की झील है, आना सागर झील ये भी मीठे पानी की झील है, यानी कि उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही हमारी क्या है, मीठे पानी की झीलें हैं। चलिए दिखा देते हैं चित्र के माध्यम से झीलों। ये देख लीजिए यहाँ पर पिछोला लेक यानी कि उदयपुर में पिछोला लेक, पिछोला झील है, उदयपुर में इस प्रकार की झील है। और उसके बाद दिखा देते हैं कोलायत झील। ठीक है, ये कोलायत झील जो बीकानेर यानी कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, राजस्थान में इस प्रकार की झील है। उसके बाद बात करते हैं, ये है आना सागर। ठीक है, आना सागर लेक कहाँ पर है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार की है आना सागर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 17 पर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है खारे पानी की प्रमुख झीलों को उसके झीलों के क्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पे देख सकते हैं झील का नाम लिखा हुआ है, डीडवाना झील, फलोदी झील और सांबर झील। ठीक है, आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये झील स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जयपुर में यानी कि डीडवाना झील जयपुर में स्थित है, फलोदी नागौर में, सांबर झील जोधपुर में। इस प्रकार आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। जोधपुर, जयपुर, अलवर, 3rd नंबर पे नागौर, जैसलमेर, जयपुर, 4th नंबर पे नागौर, जोधपुर, जयपुर। ठीक है, डीडवाना झील जो है यानी कि ये नागौर में स्थित है। और फलोदी झील की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, सांबर झील कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। लेकिन तीनों ही झील कैसी हैं, तीनों ही झील कैसी हैं, खारे पानी की झील हैं। ठीक है, नमकीन झील हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जा रहा है यानी कि 4th नंबर, नागौर में डीडवाना झील, फलोदी में जोधपुर, फलोदी झील कहाँ पर है, जोधपुर में है, सांबर झील जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडवाना झील इस प्रकार है। यहाँ पे देख सकते हैं ये नमक है। ठीक है, यहाँ पे नमक बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं फलोदी लेक इस प्रकार है, खारे पानी की झील है ये भी। उसके बाद सांबर झील, यहाँ भी नमक
उत्पादन किया जाता है, नमक इकट्ठा किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब खारे पानी की झीलें हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मृदा यानी कि सोयल किस भाषा का शब्द है, ठीक है। आपको बताना है जो मृदा होती है, सोयल है, ये किस भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, या रोमन भाषा का शब्द है, या अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सोलम, यानी कि सोलम कहा जाता है। इसका अर्थ होता है जमीन, ठीक है। अर्थ क्या होता है, जमीन, ठीक है, जमीन अर्थ होता है। तो हमारा मृदा जो है, सोयल है, ये किस भाषा से लिया गया है, यानी कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सोलम। सोलम का अर्थ होता है जमीन, ठीक है। सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जमीन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला, लैटिन भाषा, ठीक है। सोयल जो है लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जैविक खेती के जनक कौन है, ठीक है। आपको बताना है जैविक खेती के जनक कौन है। इस प्रकार के वे जो जैविक खेती के जनक हैं, इस प्रकार के दिखाई देते हैं, उनकी फोटो है। उसके बाद पहला ऑप्शन है हमारा माइकेली, दूसरा एम.एस. रंधावा, तीसरा अल्बर्ट होवार्ड। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चारों में से आपको बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं माइकेली की। माइकेली क्या है, कवक विज्ञान के जनक है, ठीक है। कवक विज्ञान के जनक कौन है, माइकेली, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि एम.एस. रणधावा, ठीक है। एम.एस. रणधावा कौन है, द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बुक के लेखक है, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर बुक के लेखक हैं कौन, एम.एस. रणधावा। तो जैविक खेती के जनक कौन है, अल्बर्ट होवार्ड, ठीक है। अल्बर्ट होवार्ड ये जैविक खेती के जनक माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं इनकी, अल्बर्ट होवार्ड की ये फोटो लगी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, यानी कि 20 नंबर। कृषि रसायन का जनक कहलाता है, ठीक है। कृषि रसायन का जनक कहलाता है, कौन कहलाते हैं भाई, एम.एस. रणधावा, सलीम अली, ठीक है, जेंथ्रोटूल या लिविंग। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लिविंग। लिविंग जो है ये कृषि रसायन के जनक कहलाते हैं। बात करते हैं जेंथ्रोटूल। जेंथ्रोटूल है खरपतवार विज्ञान के जनक, ठीक है। खरपतवार विज्ञान के जनक कौन है, ये हैं जेंथ्रोटूल, ठीक है। उसके बाद सलीम अली क्या है, भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक कौन है, सलीम अली हैं, ठीक है। अब एम.एस. रणधावा के बारे में बताए हैं कि अभी एक बुक लिखे थे, तो वो लेखक कौन है, तो एम.एस. रणधावा है। सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, जेंथ्रोटूल खरपतवार विज्ञान के जनक, और लिविंग है कृषि रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है। आज के हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।